स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। आधी रात के बाद पूरे देश में जीएसटी का नया कानून लागू हो चुका है। हमारे साथ अब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका इस जीएसटी कानून को बनाने में, इसको ये शक्ल देने में और अब उसे लागू कराने में शायद सबसे अहम रोल है। हमारे साथ हैं देश के राजस्व सचिव हसमुख आदिया साहब। आइए उनका हम स्वागत करें, हम सब मिलकर तालियों के साथ। आदिया साहब, आपने बहुत बड़ा काम इसको सिस्टम में लाकर के तो कर दिया है, लेकिन लोगों में अभी इसको लेकर के बहुत से सवाल हैं और बहुत सी आशंकाएं हैं। मैं चाहता हूं कि जो तीन प्रमुख कैटेगरीज जो इससे प्रभावित होने वाली, इसमें हम सब आ जाएंगे, देश की पूरी आबादी आ जाएगी। एक एक करके आप बताएंगे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहला वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा आप यानी कि सरकार। इन तीनों को इस जीएसटी से क्या फायदा होगा? सबसे पहले कंज्यूमर की बात कीजिए। आम आदमी जो सामान खरीदता है बाजार से, उसको क्या फायदा है, क्या मिलने वाला है जीएसटी से? देखिए, अभी आम आदमी जो चीज वस्तु खरीदता है तो उनके ऊपर कितने सारे टैक्स लगे हुए होते और कंज्यूमर को पता भी नहीं होता कि ये कमोडिटी जो मैं खरीद रहा हूँ उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितनी पे की गई, इसके ऊपर और कोई बोझा है कि नहीं, ऑक्ट्रो पे की गई कि नहीं। इस तरह का बहुत सारे टैक्सेस का बोझा है। अब पहली बात तो सबसे सिंपल जो बेनिफिट होगा वो तो कंज्यूमर को ये होगा कि कोई भी कमोडिटी के ऊपर कुल मिला के कितना टैक्स का बोझ है उसको पता चलेगा ट्रांसपेरेंटली। अब इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई मुझे पता चला कि भाई ये आइटम के ऊपर टोटल टैक्स मिला के 18% है। अब नुकसान ये है कि पहले मैं सिर्फ देख रहा था कि वेट था 5%, 12% और अब उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी का पोर्शन जीएसटी बन गया। अब जीएसटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेट एंड एक्साइज ड्यूटी, तो अब वो भी मुझे पता लगने लगा। तो ये हो सकता है, ये संभव है कि व्यापारी ये कहे कि भाई पहले तो मैं आपसे 12% ले रहा था, अब जीएसटी 18% हो गया, तो अब आपको ज़्यादा देना है। लेकिन वो व्यापारी ये नहीं बता रहा है कि भाई पहले जो कमोडिटी आ रही थी मेरे पास उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो लग के आ रही थी, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ व्यापारी ऐसे करने की कोशिश की। इसलिए कंज्यूमर को हम बताना चाहेंगे, सब पूरे देश के कंज्यूमर को, कि जब भी आपको ये बताया जाए कि पहले वेट इतना था अब जीएसटी हो गया, तो आप जरूर ये सवाल पूछिए कि लेकिन मुझे ये भी बताइए कि इस आइटम के अंदर एक्साइज ड्यूटी का दर क्या था, बिकॉज दोनों मिला के फिर जीएसटी बना है ना। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट टैक्स का बोझा कंज्यूमर को पता चलेगा, पहला। दूसरा कि कास्केडिंग ऑफ टैक्स खत्म हो गया, टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया। ये सब खत्म होने से जो ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस है वो कम हो गया है। ज़्यादातर आइटम में जो बोझा है वो कम हो गया है। तीसरा कि जीएसटी के रेट डिसाइड करने के टाइम हमने ये भी ध्यान रखा है, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने भी बताया, कि जो जनावश्यक वस्तु है, कॉमन मैन की कंजम्पशन की जो आइटम है, उसके ऊपर जानबूझ के उसको या तो हमने एग्जाम्प्ट लिस्ट में रखा है या 5% में रखा है या 12% में रखा है। तो इससे कॉमन मैन को बहुत फायदा है। ठीक, लेकिन अभी जो आपने बात बताई उसमें एक आशंका भी छुपी हुई है, एक डर छुपा हुआ है कि अगर कोई व्यापारी अपना जो उसको फायदा मिला है, जिस जो इनपुट उसका, अगर वो शेयर नहीं करना चाहता कंज्यूमर के साथ, तो लोग, आम आदमी तो इतना अवेयर नहीं होता, इतना जागरूक नहीं होता, वो हर दुकानदार से जाकर के झगड़ा भी नहीं करेगा कि आपको जो फायदा मिला आपने मुझे वो पास ऑन किया कि नहीं किया। तो कहीं ये इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह तो नहीं बन जाएगी? नहीं, ऐसा होने की संभावना इसलिए नहीं है कि कंपटीशन इटसेल्फ विल टेक केयर। आज ऐसी लिबर्टी तो है नहीं रिटेलर को कि भाई उसकी मोनोपोली आइटम है, एक रिटेलर अगर महंगा कर देगा तो दूसरे के यहाँ जाएंगे। सो कंपटीशन इटसेल्फ वुड टेक केयर। दूसरा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से जो फायदा होना है वो फर्स्ट स्टेज पे ही होगा मैन्युफैक्चरर को। तो अगर बड़ा मैन्युफैक्चरर, कोई बड़ी कंपनी जो कि एक आइटम ऑफ मास कंजम्पशन बना रही है, वो बड़ी कंपनी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद भी उसका फायदा नहीं दे रही है, तो उसके लिए तो अलग से कानून बनाया हमने, एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोविजन है हमारे लॉ में, वो बड़ी कंपनियों के लिए। लेकिन छोटे दुकानदार ऐसे करेंगे ऐसी संभावना नहीं है। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में ही उनको तो अपना मार्केट का वैल्यू रखना ही पड़ेगा, मार्केट का रेट जो है वो। ठीक, अब दूसरी कम्युनिटी की बात करते हैं, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, जिसको इससे वाकई में तो असल इंप्लीमेंटेशन तो उन लोगों को इसकी करनी है, कंप्लायंस उनको करनी है इसके साथ। वित्त मंत्री जी ने बताया कि हमारा वो देश है जहां 1% लोग टैक्स देते हैं, करीब 80 लाख लोग 125 करोड़ की आबादी में वो टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयर हैं, और उसमें से भी अभी शायद आपके जीएसटीएन के साथ 70 लाख से भी कम लोग जुड़े हैं।
ऐसी क्या बात है इस जीएसटी में जो लोगों को प्रेरित करेगी कि वो जुड़ें और ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करें? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो छोटे व्यापारी है उनको कितना फायदा जीएसटी में हुआ। पहले ये था कि 10 लाख से ऊपर का अगर आपका वार्षिक टर्नओवर है तो आपको वेट भरना पड़ता था। अब ये 10 लाख की सीमा हमने बढ़ा के 20 लाख कर दी। तो काफ़ी सारे करीब 20-30 लाख ऐसे हमारे जो एसएससी थे वेट के, जो 10 और 20 लाख के बीच का टर्नओवर दिखाते थे, वो सब अगर नहीं चाहे तो वो वेट में से बाहर हो गए, उनको तो भरना ही नहीं है अब। दूसरा कि जो व्यापारी को एक कंपोजिशन स्कीम जो दी है 75 लाख तक का, वो इतनी आसान और सरल है। अगर आप ट्रेडर है तो सिर्फ टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% बनना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई का एक प्रश्न है कि भाई पहले 1.5 करोड़ तक का एक्साइज ड्यूटी एमएसएमई के ऊपर नहीं था, जो छोटे उद्योग के ऊपर। लेकिन उसके सामने उनको ये भी बताना है कि 10 लाख से ऊपर लेकिन आपको वेट तो लग रहा था। अब वेट और एक्साइज दोनों नहीं लगेगा छोटे को, सिर्फ आपको 2% पे करना है टर्नओवर के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा हमने दी है। और उसके ऊपर जो है उनको ही सिर्फ रेगुलर टैक्स का रेट देना है। 1% टैक्स बनना है व्यापारी को, 2% एमएसएमई को। और अगर आप छोटी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रोड साइड ढाबा है आपका या जो भी है, अगर 75 लाख तक का आपका टर्नओवर है तो सिर्फ 5% टैक्स देना है आपको टर्नओवर के ऊपर, और कुछ नहीं देना है। तो इससे एक व्यापारी को फायदा होगा। और मैन्युफैक्चरर को तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज मैन्युफैक्चरर को सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंपोर्टेड माल सस्ता आता है, यहाँ का माल महंगा पड़ता है। अब ये हो गया कि पहले जो इंपोर्टेड माल आता था उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो भी हो वो होती थी। उसके अलावा जो लोकल टैक्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो चार्ज ले रहे थे वो हम सीवीडी ले रहे थे। यहाँ की एक्साइज के बदले में हम इंपोर्टेड माल के ऊपर सीवीडी लगा रहे थे। लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर को तो वेट भी लगता था। अब वो वेट के सामने हम एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सिर्फ 4% ले रहे थे। वेट तो लोकल मैन्युफैक्चरर को शायद 14% भरना पड़ता था। सो इम्बैलेंस था इंपोर्टेड माल और डोमेस्टिक माल के बीच में। अब ये कर दिया कि जब भी कोई माल विदेश से आएगा तो कस्टम ड्यूटी के अलावा पूरा जीएसटी भरना पड़ेगा उस आइटम का जो रेट है वो आईजीएसटी के नाम पे। सो जैसे मैं एक आइटम बना रहा हूँ 18% वाला आइटम बना रहा हूँ डोमेस्टिकली, तो इंपोर्टेड वाले को भी कस्टम ड्यूटी के अलावा आईजीएसटी 18% का भरना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को एक प्रोटेक्शन मिल गया, ये फायदा हुआ। दूसरा, जो लोग ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा इसलिए मिलेगा कि पहले ये होता था कि आप जो आइटम एक्सपोर्ट करते थे उसमें से जो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट है रॉ मटेरियल के ऊपर, वो आपको वापस मिल जाता था ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में। लेकिन वेट का पोर्शन कुछ स्टेट देती थी, कुछ स्टेट नहीं देती थी। और कुछ स्टेट जो दे रही थी वो भी 2-2 साल लगाती थी रिफंड देने में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप देश में जो माल बना रहे हो वो माल को तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर का टैक्स को आपको एक्सपोर्ट नहीं करना होता है। किसी भी दुनिया के देश में ऐसा नहीं होता। दुनिया के हर देश में जो माल विदेश में जाता है उसके ऊपर जितना भी टैक्स गया है रॉ मटेरियल के ऊपर वो सब रिफंड हो जाता है। लेकिन हमारे देश में ये इनकंसिस्टेंसी थी। अब ये होगा कि अगर आप माल भेज रहे हैं विदेश, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना भी जीएसटी आपने पे किया इनपुट स्टेज में वो पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाएगा, पूरा रिफंड हो जाए। सो इसलिए क्या होगा कि पूरा एक भी टैक्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अवर जो एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक लोगों के लिए। सो मैन्युफैक्चरर को ये दूसरा फायदा हुआ। ये दोनों करने से इंपोर्ट पे प्रोटेक्शन दे दिया हमने, एक्सपोर्ट का हमने बोला कि पूरा टैक्स रिफंड हो जाएगा। तो ये दोनों करने से हमारा मेकिंग इंडिया को एक बहुत बड़ा नहीं, अब मैंने जो सुना और समझा आपकी जीएसटी की जो आगे की आपकी जो मंशा है, इससे हम क्या अचीव करें। आप नेट टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं, आप कंप्लायंस बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा लोग इससे जुड़ें। मेरा सवाल आपसे उन लोगों को लेकर के था जो एक दुकान खोल के बैठा है, कपड़े की दुकान या ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल के बैठा है, जो अंडर रिपोर्टिंग करता है अपने रेवेन्यू की, कमाता कुछ है बताता कुछ है सरकार को, ताकि उसको कम टैक्स देना पड़े या टैक्स देता ही नहीं है। वो आदमी क्यों जुड़ेगा आपसे? और अगर नहीं जुड़ेगा तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि आप उसे पकड़ पाए? वो तो पकड़ पाने का तो प्रोविजन है ही। अगर कोई अपने टर्नओवर को अंडर एस्टिमेट करता है, अंडर रिपोर्टिंग करता है, तो उसके लिए प्रावधान है, वो तो है ही हमारे पास। लेकिन हमने इंसेंटिव ये दिया है कि भाई आपका जितना भी टर्नओवर है दिखा दो ना, क्या प्रॉब्लम है।
आप 20 लाख से नीचे क्यों दिखाना चाहते हो? अगर 30 लाख का आपका टर्नओवर है तो आपको तो सिर्फ टर्नओवर के ऊपर 1% बनना है। अगर आप ट्रेडर है तो दिखा दो उसको, क्यों आप छुपा के रखते हो? इसलिए हमने ये स्कीम दी है शुरुआत में, जो 1% 2% वाली जो कंपोजिट स्कीम है वो। ठीक। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब जब रिटर्न फाइल करने की बारी आएगी, जब हमको बताना होगा सरकार को वो कौन सा फॉर्मेट है, हम इंटरनेट पर कहां जाएं, कौन सी वेबसाइट है, क्या हमको उसमें डेटा देना है, ये बातें लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये बात स्पष्ट रूप से समझ ले, ये एक कुक्ड अप आर्ग्यूमेंट है टैक्स न भरने के लिए और जीएसटी का विरोध करने के लिए। सही में अगर मैं आपको बताऊं कि आज दिल्ली के अगर यहां कोई ट्रेडर है तो पूछ लो आप कि वेट का रिटर्न 10 लाख से ऊपर वाले सब हर महीने ऑनलाइन भर रहे हैं कि नहीं भर रहे? ऑनलाइन पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट से लेके हर राज्य में वेट का फाइलिंग ऑनलाइन होता है। तो वैट भर सकता है तो जीएसटी क्यों नहीं तो क्यों नहीं भर सकता? अब फॉर्मेट अलग हो जाएगा, वो अलग बात है, बट पूरे देश के लिए एक फॉर्मेट हो गया ना। अब तो अच्छा हो गया कि भाई आप किसी भी स्टेट में व्यापार करेंगे तो हर स्टेट का अलग अलग वेट का रिटर्न नहीं बनना पड़ेगा आपको, एक ही फॉर्मेट में आप अलग अलग स्टेट में अपना वो कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आपने जो इसके साथ हमारा नारा है, जो सोच है, वन नेशन वन टैक्स, अब विरोधी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स की तो बात है ही नहीं। आपने तो 5 स्लैब दे रखी है, 0 से लेकर के 28% आप लोगों को अलग अलग कमोडिटीज पर चार्ज लगा रहे हैं। तो ये इम्परफेक्ट जीएसटी है, परफेक्ट जीएसटी नहीं है जैसा बाकी मुल्कों में होता है। देखिए, आप हमेशा इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ग्लास इज हाफ फुल वर्सेस ग्लास इज हाफ एम्प्टी। आप किस तरह से देखना चाहते हैं? कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया कि आप ये मान लीजिए कि हमारे एक्साइज के रेट, सर्विस टैक्स के रेट भी 5 से बहुत ज्यादा थे, अलग अलग था, किसी पे 2.5% था, किसी पे 5% था, किसी पे 1% था, किसी पे 6% थे एक्साइज के रेट, सर्विस टैक्स के भी ऐसे ही थे। और स्टेट में भी ऐसा ही हाल था कि कमोडिटी के वैसे नाम के वास्ते तो 3 ही स्लैब थे स्टेट में, लेकिन हर स्टेट ने अपने अपने कुछ न कुछ सेस निकाले थे, कुछ सरचार्ज निकाला था। तो हर स्टेट और सेंटर के टोटल टैक्सेस के जो स्लैब थे उसकी आप गिनती करोगे तो 500 के करीब हो जाएगा। पूरे देश के 500 टैक्स रेट बनेंगे। अब 500 से हम 5 स्लैब में ला रहे हैं, तो ये सुविधा किया, सरलता किया कि नहीं किया हमने, ये देखना है हमको। हाँ, ये अलग बात है कि एक कर देते तो अच्छा होता, हम मानते हैं कि एक करते तो अच्छा रहता, लेकिन आप वित्त मंत्री जी ने अच्छे से समझाया इसको कि भाई जिस देश में इतनी असमानता है कि जहां गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, अमीर आदमी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हवाई चप्पल का और एयर कंडीशनर का दोनों का रेट एक रखें? हम क्यों अमीर आदमी को अभी सब्सिडाइज करना चाहते हैं एक ही बारी में, और क्यों गरीब आदमी का माल सामान को हम महंगा करना चाहते हैं? ठीक। तो ये वजह है कि हमको 5 स्लैब रखना पड़ा। कुछ सवाल आप में से अगर भी आपके बीच में हो तो माइक दे दीजिए। सर, माइक यही देंगे। सर, मैं गौरव गर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और जो भी सीबीईसी कर रही है, ट्विटर एफएक्यूज ला रही है, अटेम्प्ट कर रही है, ऑल आर वेरी अपलॉडेबल। बट मेरा क्वेश्चन की जगह मोर ऑफ अ सजेशन है सर, मैं कहूंगा। अभी ट्विटर एफएक्यूज रिलीज के 100 क्वेश्चंस आए, उसके नीचे डिस्क्लेमर डाल दिए गए, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल एंड गाइडेंस एंड इट डज नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी। जब आप एक पब्लिक डोमेन में, और वो भी सीबीईसी जैसी अथॉरिटी कुछ ला रही है और वो खुद श्योर नहीं है कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है और वो खुद डिनाई कर रही है, तो ये एक कंफ्यूजन का दौर पैदा करता है कि मैं इसको फॉलो करूं या नहीं करूं, क्योंकि आप खुद ही मना कर रहे हो, इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। सेकंड, हम जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल हमने बनाई, इट इज समथिंग लाइक ईयू काउंसिल बनी हुई है, या ओईसीडी बनी हुई है, या यूनाइटेड नेशन की काउंसिल बनी हुई है, जो डिफरेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं, दे फिक्स सर्टेन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, सर्टेन लॉ विच वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय ऑल द मेंबर स्टेट्स। अब इस केस में सर, क्या सेंटर कैन कम अप विद अ गाइडेंस which would be followed by the state authorities? Because if एक CGST लॉ की मैं बात करूं, and there are common provisions जो शॉर्ट में सवाल पूछिए प्लीज। IGST या SGST कहता है कि CGST को रेफर करो, तो ऐसी कोई कॉमन गाइडेंस सीबीसी ला सकती है जो डिफरेंट स्टेट अथॉरिटीज डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करने की जगह उस गाइडेंस को फॉलो करें? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहला प्रश्न जहां तक आपका सवाल है, ट्विटर हैंडल पे जो जवाब आए थे उनके जवाब हमारे एक्सपर्ट ऑफिसर्स ने ही दिया है, इसलिए हमें उसमें कोई डाउट नहीं है। 99.9% वही लीगल पोजीशन है, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन संभव है कि हम लोग जब रोल आउट की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जल्दबाजी में कहीं कोई क्वेश्चन का एकाध का, बिकॉज लॉ हैज टू बी इंटरप्रिटेड इन रिलेशन टू मेनी सेक्शंस, इसलिए एकाध जगह कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई जाके कोर्ट में ये नहीं कर दे कि भाई देखो आपने जवाब दे दिए थे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमने वो डिस्क्लेमर रखा है। बट आई रेस्ट एश्योर्ड कि वो सब जवाब सही है,
99.9% उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा देश लिटिगेशन माइंडेड है, वो कभी भी हमारा ही खुद का वो जाके कोर्ट में चले जाएंगे. दैट कैन नॉट बिकम ए डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ. Law will be law. Law will be interpreted as per law. But this is absolutely correct what we have given, so you don't need to worry about it. और जो दूसरा आपका कहना है, मैं आपको बता दूं कि कॉमन गाइडेंस का सवाल ही कहाँ है. आप ताज्जुब होंगे कि जो ड्राफ्ट जीएसटी काउंसिल ने लॉ का बनाया और रूल्स के बनाए, वो सब के सब ड्राफ्ट और जितने नोटिफिकेशन काउंसिल ने अप्रूव किए, वो सब के सब ड्राफ्ट में बिना कोमा और फुल स्टॉप के चेंज किए हुए हर स्टेट की असेंबली ने उसको पास किया और हर स्टेट ने नोटिफाई किया है. सेम रूल्स, सेम नोटिफिकेशंस एंड सेम लॉ. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. बट यस, आई अंडरस्टैंड. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो उसमें एक एडवांस अथॉरिटी का प्रोविजन है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसका एक प्रोविजन है. उसमें भी स्टेट लेवल पे ही है वो, और उसमें भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, एक स्टेट का. जो भी डिसीजन होगा वो सबको लागू होगा. कोलकाता के कुछ व्यापारियों ने अपना एक सवाल आपके लिए भेजा है, वो सुनते हैं क्या है. जो आपने टाइम दिया है कि 10 तारीख के अंदर हमें एक रिटर्न फाइल करना है. बंगाल की स्थिति ये है कि 10-10 दिन की छुट्टियां एक साथ हो जाती हैं, या 4 दिन की छुट्टी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे यदि 10 तारीख के पास पड़ जाए तो हम लोग रिटर्न कब फाइल करेंगे. ये बहुत बड़ी समस्या है. उसको टाइम लाइन को बढ़ा के 10 तारीख की जगह 18 तारीख या 20 तारीख कर दें तो बेहतर होगा. बाकी काम ठीक है, सब हो जाएगा. देखिए, ऐसा है कि आपको रिटर्न जो फाइल करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि जिनका टर्नओवर 75 लाख तक है, कंपोजिशन स्कीम है, उनको अपना टोटल टर्नओवर की डिटेल ही दिखाना है. तो अगर आपका महीना पूरा हो गया तो आपको अपना टर्नओवर पता नहीं है क्या? उसके लिए आपको 10 दिन क्यों लगेंगे? आप एक ही दिन में कर सकते हैं. आप पहली तारीख को सुबह उठ के आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. तो 10 दिन का तो बहुत टाइम होता है. एक तो ऐसा ये नहीं है कि आपको 10 तारीख को ही करना है. ऐसा कहां लिखा है कि 10 तारीख को ही करना है? दूसरा कि जो 75 लाख से ऊपर है और सिर्फ B2C कंज्यूमर है, B2C डीलर है, जो कि रिटेलर है, मान लो आपका टर्नओवर 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है सालाना, और आप B2C डीलर है, फिर भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल का रिटर्न बनना नहीं है. सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अस. देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ्स बीइंग स्प्रेड. वन ऑफ देम इज कि हर आदमी को, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने वाले को भी इनवॉइस वाइज डिटेल अपनी अपलोड करनी है वेबसाइट पे. ये नहीं है. वो B2C वाले को भी अपना टोटल टर्नओवर की समरी अपने रिटर्न में दिखानी है, 1 से 10 के बीच में. तो फिर उसमें क्या दिक्कत है आपको टोटल टर्नओवर समरी दिखाने में? वो कोई बड़ा रिटर्न नहीं है. तीसरा कि जो B2B है, उनको सिर्फ इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, लेकिन वो भी उनके लिए हमने एक एक्सेल सीट दे रखा है. कल वो एक्सेल सीट रिलीज हो गया है, सॉफ्टवेयर है. उस एक्सेल सीट में आज से ही अपने ट्रांजैक्शन डालना शुरू कर दीजिए. उसी में आप मेंटेन करिए. वो एक्सेल सीट एक बार आपकी बन जाएगी, फिर आप जैसे ही महीना खत्म होगा, आप 1 जुलाई को ही उसको अपलोड कर सकते हैं. वो पूरा का पूरा विद इन ए मिनट वो पूरी एक्सेल सीट आपकी रिटर्न के फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी. और आपको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं. अब इसमें कौन सा बड़ा टाइम चाहिए आपको? आप क्यों 10 दिन क्यों ले रहे हैं इस काम के लिए? वो तो सिंपल सी चीज है. एक कहावत है कि अ कंप्लायंट पर्सन हैज टू टेक द बर्डन ऑफ अ नॉन कंप्लायंट पर्सन. अगर हम इस लॉजिक को देखें तो आज की डेट में अगर हम देखें कि ऐसी स्टेट्स जिसमें जीएसटी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, उससे अगर हम इंटरस्टेट परचेज करते हैं एक ऐसी स्टेट के अंदर जो जीएसटी कंप्लायंट है, तो क्योंकि वो आईजीएसटी चार्ज नहीं कर सकता उस स्टेट से जो नॉन इंप्लीमेंटिंग स्टेट है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मिलेगा नहीं. तो माय पॉइंट इज कि अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट अगर हम देखेंगे कि यही नॉन इंप्लीमेंटिंग स्टेट जो है अगर कल जीएसटी के लिए कंप्लायंट हो जाती है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देगी इस पीरियड का, जिस पीरियड में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक कंप्लायंट डीलर है उसको जो है वो परचेज पे मिल सके? नहीं, अभी एक आप जो बात करें वो एक ही स्टेट की बात है इंडिया के, और वहाँ भी प्रयत्न ये चल रहा है कि कुछ दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर या उसका मसला हल हो जाए. अब 1 हफ्ते का सवाल है. 1 हफ्ते में ये होगा कि अगर आप यहाँ से माल भेज रहे हैं तो वो आईजीएसटी पे करके जाएगा, और वहाँ पर क्योंकि अपना लोकल टैक्स है, वहाँ वो आईजीएसटी की क्रेडिट मिलेगी नहीं.